यस मैम। प्रैक्टिकल की क्लास तो आप लोगों के इसके बाद इससे पहले प्रैक्टिकल की क्लास होती है? यस मैम। हाँ जी। यस मैम। सही सही। तो वो आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है, लेकिन थ्योरेटिकल क्लास आप लोगों की पहली बजे मेरे साथ होती है। सही। छुट्टी कितने बजे होती है जुम्मे को? 3:30। लेकिन मैम आज 4:30 अरेंज क्लास है 5 की। 4:30 बजे आनी। सही 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 सही। चलो ठीक हो गया। अच्छे बच्चों की तरह फिर आज 4:30 तक पढ़ते रहोगे। यस मैम। यस मैम। बीच में आ जाएगी। और ब्रेक भी ऐसी है जो आप लोगों ने घर बैठ के एंजॉय करनी है ना? लेकिन यूनिवर्सिटी तो फिजिकली एग्जाम कह रही हूँ, फिजिकली आप लोगों की क्लासेस होती हैं, तो उसमें जो ब्रेक का मजा होता है, आप प्रोटीन खाने बाय वॉक। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज क्लियर नहीं है। मैम आपकी आवाज कट हो रही है। अच्छा बताओ, अब बताओ। आइए। यस मैम अब आ रही है। यस मैम। ठीक है। तो मैं ये कह रही थी, जब आप लोगों की यूनिवर्सिटी में जब क्लासेस इंशाल्लाह होंगी, तो फिर तो आप लोगों का सिनेरियो ब्रेक का थोड़ा डिफरेंट होगा। थोड़ा एंजॉय कर लेते हो। घर के अंदर तो वही रूटीन होती है, वैसे ही बगैर मुंह धोए बैठे होते होगे, सोए उठते होगे, ऑनलाइन हो जाते होगे। तो रूटीन आजकल डिफरेंट है, लेकिन चलो इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। वैक्सीनेशन आने वाली है और उसको भी लगने में प्रोसेस लगेगा। बस अल्लाह हमारे हालात बेहतर कर दे, बाकी जो भी है। अच्छा, उसके अलावा ये कि वी आर लेफ्ट विद 1 मंथ आफ्टर दिस क्लास, क्योंकि इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो फेब में होगी। फेब की जो नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होनी है, तो ये है कि वी हैव टू कवर मैनी मैनी थिंग्स। और उसके साथ साथ व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली वो भी साथ साथ चलता रहेगा, और जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक्स वो भी पढ़ते रहेंगे। तो वी आर लेफ्ट 1 महीना हमारे पास रह गया फाइनल एग्जाम्स होने से पहले। तो कंटिन्यू चीजें जो कुछ भी उनको लूज नहीं करना अपने आप को, लूज नहीं करना अपने आप को, क्योंकि जब पेपर्स होने हैं तो फिर टाइम नहीं होता तैयारी का। तैयारी का टाइम यही है जो इस वक्त चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो साथ साथ चीजों को लेकर चलना है। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑन वेडनेसडे। जी मुनीबा। टेंस एंड इट्स टाइप्स। टेंस एंड इट्स एग्जैक्टली ऐसा ही है। वी हैव डिस्कस्ड सेंटेंसेस एज वेल एज इट्स टाइप। और एक और बात भी बताऊं, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन एग्जाम्स होने हैं इस दफा, फाइनल पेपर्स भी जैसे आप लोगों का मिड हुआ है, लेकिन ये है कि आप लोगों का जो फाइनल पेपर होगा कंपैरेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द मिड्स। 25 मार्क्स का आप लोगों का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, एंड 25 मार्क्स का आप लोगों का वाइवा कंडक्ट होगा हर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो वाइवा जो होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होगा तो वीडियो होगी हर स्टूडेंट की, और ये सेपरेटली होगा। ये कोई पूरी क्लास नहीं होती, उसके अंदर टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में वाइवा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का वाइवा भी होगा और मिड एग्जाम भी होगा, एमसीक्यू बेस्ड पेपर भी होगा। और मुझे हैरानी होती है, आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के जी ऑनलाइन पेपर लो, हमारे ऑनलाइन पेपर लो। कुछ यूनिवर्सिटीज में इशू बन रहा है, तो मुझे हैरानी होती है, लोगों को अंदाजा नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है फिजिकल एग्जाम से। आप जब फिजिकली एग्जाम देते हो आके कैंपस के अंदर, तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर होता है, वहाँ पे आप लोगों के पास टाइम होता है, सोचने का टाइम मिल जाता है आप लोगों को। या थ्योरेटिकल पेपर कभी मिल जाता है, तो टीचर के पास मार्जिन होता है कि बच्चे को नंबर दे दे। ऑनलाइन एग्जाम्स में तो ना टीचर के पास मार्जिन है, और क्योंकि अगर आपने आपका आंसर ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत है। ठीक है, मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जैसे मैथ्स का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आपका ठीक है तो फुल मार्क्स है, क्वेश्चन गलत है तो 0 है। ठीक है, और जब वाइवा होता है तो वाइवा तो आप लोगों को ऑन है, और ऑरली आप लोगों को वीडियो ऑन करके सुनाना है। जो टीचर ने क्वेश्चन पूछना है आपने उसका वर्बली आंसर देना है। ऑनलाइन एग्जाम्स कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है फिजिकल एग्जाम से, और एवेल्युएशन के तौर पे भी इसमें एवेल्युएशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, डिफिकल्ट है एवेल्युएशन। बच्चे स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट है, टीचर के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं है।
स्टूडेंट के लिए उसको ज्यादा मेहनत करनी है इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज आप लोगों को ध्यान से रखनी है। मुश्किल कुछ नहीं है, अगर आपने की हुई है, अगर आपने पेपर की अच्छी तैयारी की हुई है, आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मिड का सिलेबस शामिल होगा? हाँ जी होता है, 20% मिड का सिलेबस ऐड होता है। जो कुछ हमने फाइनल पढ़ा होता है वो सारा ऐड होता है, और मिड का आपका 30% ऐड होता है। ठीक है, वो एंड की बात है, एंड पे हम देखेंगे हमने क्या ऐड करना है। अच्छा, we have discussed on Wednesday about the sentence, as well as we have our sentence types of the sentences according to the function as well as according to the structure. Who is going to tell me what are the different types of sentences according to the function? हाँ जी बस। Ma'am, types of sentences on the basis of the functions. There are four types of sentences on the basis of their function. First of all, declarative sentences. Second of one, imperative sentences. Third of one, exclamatory sentences. And fourth of one, interrogative sentences. Shazmina, what is imperative? Which expresses command, order, invitation, wish, request. Okay. And what are the different types of sentences according to the structure? Maria Ali. Then there are four types of sentences on the basis of the structure, and these are simple sentences, compound sentences, complex sentence, and compound complex sentence. Okay. Ariba Akhtar, what is simple sentence? Ma'am, simple sentence in which one independent clause and both subject and verb, so this gives complete meaning. Okay. Usman, what is complex sentence? One independent clause and one or more dependent clauses are present in complex sentences. Any example? It is quite warm today, example? although it is raining. Any other example? तो वो होगी जो क्लास पढ़ाई थी। Create it on your own. अपना दिमाग इस्तेमाल करके बनाओ। Hurry up. Uh, Any sentence अच्छा 2 मिनट देती हूँ, सोचो इसके बारे में। सिबगा जाहिद, what is compound sentence? Ma'am, a sentence that has at least two independent clauses joined by a comma, semicolons, coordinate connections. Okay. Marwa Idris, any example of compound sentence? Ma'am, our car broke down, colon, we came last. Ma'am, क्या? दोबारा बोलो। दोबारा बोलो। Our car broke down, we came last. Is there any conjunction? Is this an example of compound sentence? Nuruda, give me an example of compound sentence. Give me an example of compound sentence. Flex or compound? Oh, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। I'm asking कि compound sentence की example बताओ। Okay, ma'am. He spoke to him in Urdu. He spoke to him in English, but he responded in Urdu.
but he Responded in Urdu. Ma'am, कुछ सेंस नहीं बनी. जी जी बोलो आप उस्मान. ma'am, बताऊं example? जी बताओ. I learned English perfectly because I studied very hard. Okay, that's an example of what? Compound or complex? Complex sentence. Okay, why this is an example of complex sentence? Because there is one independent and one dependent clause. And why the dependent clause is dependent? Because it cannot give its own sense. Further, you have also joined a subordinating conjunction with this Yes, clause. yes, That's why because this is an dependent clause. dependent clause. Moving further, तुम लोगों का क्लास के बाद आप सब ने, जब आप लोगों को छुट्टी हो जाएगी, कहने का मकसद ये है, आप लोगों ने सब ने दो एग्जांपल्स क्रिएट करनी है सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की. सब ने तो किसी को भी नहीं आ रही. कट हो रही है. अच्छा मैं दोबारा बोलती हूँ. अब ठीक है. अब समझ, अब बताओ आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है. ठीक है. मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने सब ने दो एग्जांपल्स क्रिएट करनी है. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू फंक्शन भी और टाइप ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर भी. सब ने एग्जांपल्स क्रिएट करनी है और एज एन असाइनमेंट मुझे फॉरवर्ड करनी है. ठीक है. मूविंग फर्दर today we are going to discuss something complex comparatively to the four types of sentences. As we have discussed about the function means to say purpose, कि क्या purpose है, whether the sentence is in the form of question, whether it's a simple declarative, whether it's simple imperative or the exclamatory. And I hope you people can clearly differentiate between all these kinds of sentences. And as further, you can also identify the compound sentence. You can also identify the complex sentence by using your common sense, by using your brain. You can identify and you can differentiate between them. Further, today we are going to discuss sentence structure. So in order to formulate a sentence, in order to construct a sentence, there is a proper structure which you have to follow. फॉर एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल आपको बताती हूँ. जैसे कोई रेसिपी होती है, अगर आपने कोई किसी ने पुलाव बनाना है, ठीक है, तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, और उन इंग्रेडिएंट्स को आपने स्टेप बाय स्टेप उनको ऐड करना है, ठीक है. एंड स्टेप बाय स्टेप आप उनको करेक्टली उनकी प्रॉपर टाइमिंग पे ऐड करेंगे, तभी जाके एक अच्छी आपकी फूड प्रिपेयर होगी. ठीक है. कोई भी रेसिपी हो, आपने अगर कुछ परफेक्टली बनानी है तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको प्रॉपर वे में आपने ऐड करना है, प्रॉपर टाइमिंग पे, प्रॉपर प्लेसेस पे, देन आपकी एक प्रॉपर फूड बनेगी. ठीक है. अदरवाइज आप इंग्रेडिएंट्स को आगे पीछे ऐड कर दें तो वो एक प्रॉपर चीज नहीं बनेगी. Similarly, when you are going to construct any sentence, when you are going to structurize any sentence, so there is a proper way to develop a sentence. ठीक है. Otherwise things would be problematic. As we have discussed about the parts of speeches, and we have discussed in very detail what is a subject, what is a verb, what is an object. We have also discussed the noun, verbs, adverbs, adjectives, verbs. We have discussed all these things in very detail, and I hope you people, all of you have clearly the idea regarding those things. So today, in today's lecture, I want all of you to keep within your mind the types of sentences according to the structure. According to the structure, all of you should keep within your mind कि किस way में आपके वो होते हैं, because these are going to help us within the construction of a sentence. And one important thing is that we are going to discuss first of all in a very simple way,
We will discuss things in a simple way. We will move from simple to the complex form in order to create a sentence. We will move from very simple to the complex form for the creation of a sentence. Okay, before starting, I want to ask a question to everybody. Tell me, what is the most simplest sentence that you can create in an English language? Or what does every English sentence needs? Answer me. What is the most simplest sentence you can create, or what does every English sentence needs, without which the sentence is not going to complete? Amber Nayab. Ma'am, subject and verb. Subject and verb. Okay. Is Ashraf? Ma'am, a simple sentence needs subject, verb, and object. अच्छा ठीक है. बख्तावर. मैम सब्जेक्ट और वर्ब जरूरी होते हैं मैम सिंपल सेंटेंस के लिए. जैसे क्या जरूरी होता है दोबारा? मैम सब्जेक्ट प्लस वर्ब. Okay, that is necessary to create a sentence. Okay, Yes, ma'am. आपका subject, verb and object important होता है, and one of you said that आपका verb and the subject important होता है in order to construct a sentence. But I want to say कि अगर आपके normal communication में normally आप communicate कर रहे हैं whether verbally or in your writing, आप कुछ ऐसे words होते हैं, there are some words that doesn't as well as that doesn't need a subject as well, but those simple and single words can convey a complete sense. Those single words can convey the complete meaning. For example, if you are talking to somebody and someone is talking to you very aggressively, ठीक है? Aggressively क्या होता है वैसे? मैम harsh word use करना. मैम harsh way में. Exactly, harsh attitude करना और उसको कोई reply करता है shut up. What is shut up? Shut up क्या है? किस part of speech को refer करता है? जी नुमान. हाँ जी नुमान. मैम उससे को शो करता है. उससे को. मैम imperative sentence है. Shut up किस parts of speech को refer करता है? Imperative है. How this one is an imperative? Ma'am, it gives us order. Yeah, because you are giving an order to somebody. So in this way, आपका ये एक for example, stand up. What is this? Is this conveying the complete thought? What do you think? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Exactly. This is also conveying the complete thought. Sit down, work, leave, run. These are some of the words, and there are many other words like this that can convey you the complete thought that conveys you the complete thought. And that doesn't need any other object in order to convey the complete thought, in order to convey the complete idea. So means to say, before starting the discussion, keep within your mind. Starting the discussion means to say, before moving towards the more complex things, keep within your mind that there are some words that can convey a complete thought, that can convey the complete idea to the next person to whom you are speaking. ठीक है, नॉर्मली कन्वर्सेशन में हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो कि कंप्लीट आइडिया प्रोवाइड कर देते हैं. ठीक है, but of course there are many other sentences which are longer than this, and they need a noun with the verb, without which the sentence is never going to complete. If you don't have the noun, if you don't have any subject or
so then the sense of the sentence is never going to complete. ठीक है? So that noun की जब हम बात कर रहे हैं तो noun means to say when you will talk about subject. ठीक है? Here I'm not going to talk about the verb. The very first step, the very first simple structure of a complete sentence, of a complete, जो previously मैंने आप लोगों को verb की बात बताई है वो तो कुछ simple words हैं जो एक complete idea provide कर देते हैं, एक message convey कर देते हैं. ठीक है? लेकिन हम उनको complete sentences नहीं कह सकते, हम उनको ये कह सकते हैं कि वो आपको एक complete idea दे देते हैं. ठीक है? उधर आपको कोई subject की या आप लोगों को object की need जरूरत नहीं है. But in order to construct a proper sentence in a very compiled way, so आपको you need a noun. A noun means to say you need a subject as well as you also need a verb. A verb की तो importance हमने देखी पहले कि verb कितना necessary है. Without verb, ठीक है? Can create a sentence without a verb. Noun भी हो, subject भी हो, verb भी हो, but verb ना हो. Can you create any sentence without verb? No, ma'am. I'm asking. No, ma'am. No, we cannot. No, we cannot create a sentence without a verb. So the verb is very, very necessary for the creation of a sentence, for the delivery of the message, whatever you say. So subject is also very important in order to construct a sentence. So noun plays a very important role as the subject in your sentence. The very first sentence structure, a very basic sentence structure, or you can say the very simple sentence structure is in the form of subject plus verb. Subject plus verb. And there are many verbs that doesn't need an object. उनको हम क्या कहते हैं? ऐसे verbs जिनके doesn't needs an object and they convey the complete meaning. What we call those verbs? Hurry up. Ma'am, intransitive verb. Intransitive verb. Very good. Exactly. हम उनको intransitive verb कहते हैं because we don't need an object with those words and those words can convey the complete meaning without any object. ठीक है, उनको हम intransitive verb कहते हैं. तो जब हम subject और verb की बात करेंगे as a basic simple sentence structure, ठीक है, तो उधर जो हम verb की बात कर रहे हैं वहां पे हम intransitive verb की बात कर रहे हैं. हम transitive verbs add left is what? Left is a verb. What do you think? She left. Yes, ma'am. Exactly. What kind of verb? Intransitive. And do you think that this is conveying the complete meaning? No, ma'am. No, ma'am. नहीं? Yes, ma'am. क्या? Yes, ma'am. नहीं कहता है? Yes, ma'am कर रही है. ये अपना जो ऊपर वाला पोर्शन है थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया करो. ये आपको एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है. She left and it's giving you the complete idea. It's giving you the complete message. Okay. For example, okay, as I told you, आपका जो basic sentence structure होता है subject plus verb, verb जो आपका intransitive होता है. They are working. They are working. Who is going to explain this one? They are working. Aruj. मैम इसमें जो दे है वो सब्जेक्ट है और जो वर्किंग है वो वर्ब है और ये इंट्रांजिटिव है और ये कंप्लीट टेंस दे रहा है. They. Okay, and they are working. What about are? हाँ जी. They are working. तो working तो आपने बता दिया ये verb है. तो ये are क्या है यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है? I'm helping verb. Exactly, that is an helping verb here. They are working. Working आपका main verb हो गया और are यहाँ पे आपका helping verb है. So
in this way आपका एक प्रॉपर सेंटेंस, एक बेसिक सिंपल सेंटेंस हो रहा है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब. हियर यू हैव सब्जेक्ट एज वेल एज यू आल्सो हैव अ वर्ब. ठीक है. जैसे प्रीवियस हमने एग्जांपल देखे, शी लेफ्ट. यहाँ पे आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट सिंपल एक मेन वर्ब है जो कि एक मैसेज प्रोवाइड कर रहा है. दे आर वर्किंग. हियर यू हैव हेल्पिंग वर्ब. दिस इज आल्सो कन्वेइंग यू द that a verb can be in different forms. She left. They are working. Different forms means to say a verb can be in the past, verb can be in the present form. Present की जब हम बात करेंगे तो वो continuous way में है. They are working. वो एक continuous idea provide कर रहा है. ठीक है. So it doesn't mean कि आपका form of verb है वो आपके structure पे कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगी या आपके स्ट्रक्चर को कोई वो डिस्टर्ब करेगी. आपका जो बेसिक सिंपल सेंटेंस, पहला सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है बेसिक सा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसमें आप जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे कोई आपकी उसके अलावा एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि वो इंट्रांजिटिव आपका वर्ब होगा. अगर आपका वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो वो आपका नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा. ठीक है. अच्छा, before moving towards that sentence structure, I want to discuss some of the things कि within this sentence structure, subject plus verb. Example, subject plus verb. You have a subject she, verb works, she works. Is this conveying you the complete idea? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2 मिनट रुको, मैं आती हूँ. 2 मिनट रुको, मैं आती हूँ. Okay, ma'am. Asking वो क्वेश्चन, मेरी बात सबको आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी, अगर हमारे पास एक सब्जेक्ट है she और हमारे पास वर्ब है works, she works. ठीक है. अच्छा, ये वर्क्स क्यों हमने लगाया है she के साथ? सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट है. ऐसा ही है. दैट्स व्हाई हमने she के साथ s यूज किया है वर्क्स में. वर्क्स जो के वर्ब है. तो डू यू थिंक दैट she works is conveying you the complete idea? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Exactly. So ये हमारे पास ट्रांजिटिव हो गया या इंट्रांजिटिव हो गया? Intransitive हो गया. But as this is conveying you the complete idea, but you can also add some more description within this structure, subject plus verb, in order to give more clarity. It doesn't mean कि आपका जो it does. जी मैम, आपने भी एक मैंने पहले बोला जब मैं पढ़ा रही हूँ तो बीच में हैंड रेस करके बोला करो, ऐसे ना एकदम बोल पड़ा करो. बोलो क्या कह रही हो? मैं पूछ रही हूँ, ये जो आपने बोला शी वर्क्स, ये कैसे मतलब हमें फुल मीनिंग कन्वे कर रहा है कि क्या आपको ये वर्क्स, ये जो आपके पास वर्क्स है, क्या आप इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं रिगार्डिंग द नाउन, या कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर सकती हैं इसमें आप? कैन यू ऐड एनी ऑब्जेक्ट? नो मैम. How you cannot add any other object? क्या आपको लगता है कि ये कंप्लीट आइडिया नहीं दे रहा? She works, वो काम करती है. नहीं मैम, मतलब वो ये इसमें ये था कि वो कौन सा काम करने, मैं उस सेंस में पूछा था. लेकिन वो तो डिफरेंट थिंग आ जाती है, वो तो डिफरेंट चीज है. लेकिन हम सिंपल इसको देखें, सब्जेक्ट और वर्ब को, ये तो कंप्लीट आइडिया आपको प्रोवाइड कर रहा है ना. वो कौन सा काम करती है उसमें मैं आती हूँ, आपको बताती हूँ वो कौन सा काम करती है. अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आपकी जो ये जो सिंबल है शी वर्क्स, इसमें अगर आप फर्दर डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, ठीक है, फर्दर डिटेल ऐड करेंगे अपनी स्टेटमेंट क्लैरिटी लाने के लिए,
तो वो ठीक होगा, वो भी fine होगा. बट यहाँ तक अगर हम फाइन कर लें अपने आप को कि वर्क्स इज आल्सो फाइन, बट can you add some more possible answers within this she works? Yes, ma'am. hurry up and hurry up and add one possible answer. She works. She works properly. In your hand, Jasmina. She works fastly. Okay, fastly. Back up. She works in office. She works in the office. Okay, Power. Ma'am, she works nicely. Nicely. She works Okay. nicely. Sabah Parveen. She works Nicely. hard. Sabah Parveen. She works hard. She works hard आएगा या hardly आएगा? Ma'am, hardly. Nurul Huda. She works on a project. She works on the project. Okay. अब मुझे ये बताओ कि ये जो आपने जितने भी यूज किए हैं, she works in the office, she works nicely, works fastly, she works hardly, she works on the project. What do you think? She works in the office. In the office यहाँ पे क्या है? Object. Ma'am, objective. In the office किस है यहाँ पे? Preposition object. Yes, ma'am. Prepositional object. Preposition plus subject. दोबारा से. Objective. Ma'am, आवाज नहीं आ रही. मुझे समझ नहीं आ रही जो भी बच्चे बोल रही है. Is this an object? She works in the office. She works in the office. She works in the office. Ma'am, direct object. अच्छा. तो वो जो हमने पढ़ा था adverb of place, adverb of time, वो सब क्या है? मैम ये adverb of place है. ये adverb of place Yes, है यहाँ ma'am. पे. ये adverb of place है यहाँ पे. Exactly. She works in the office. This is an adverb of place because this is giving you the answer where. Where she works. She works in the office. She works nicely. ये किस चीज को रेफर कर? Manner. Ma'am, adverb of manner. Adverbs of manner. She works fastly. Adverb of manner. Adverb of manner. She works on the project. Works on the project. Now what is this? Object. Object. Project. ये object है, just simple object है. Object of preposition. Yes, मैं object of preposition. Exactly. So here within this statement, she works. If you will add an object, it's fine. If you will not add any object, then this is also fine because it will convey you the idea. Otherwise, if you will add further description, then it will create some more clarity within your statement. You can also add both within your statements, like she works on the project honestly, she works daily in the office. अब ये तो डेली किस चीज को रेफर करना पे? Time. She works Time. daily. Time. टाइम है. Time. Adverb of ये टाइम है. ma'am. दोबारा Frequency. Adverb of frequency. Exactly. This is frequency. This is frequency. यही mistakes है जो तुम लोग पेपर में करते हो, फिर बाद में सोचते ये आंसर था और फिर नंबर नहीं मिलते हैं. She works daily. Daily यहाँ पे usual action को आंसर प्रोवाइड कर रहा है. Daily यहाँ पे टाइमिंग को रेफर नहीं कर रहा. But if I will work at 10 o'clock in, फिर क्या होगा? Adverb of time. Time. Adverb of time.
And what about in the office? verb of place. Adverb of place. Adverb of place. Adverb of place. So you see, you have many choices in to add within your statements, within your work, within your examples. So means to say, first basic and simple structure of a sentence is subject plus verb. It will also find verb जो आपका transitive होगा. But if you will add some more description, then it will also find. ठीक है? It will also give you some more clarity within your statements. ठीक है? But let me discuss some more details. And if a sentence is giving you the verb, अगर आपका एक sentence है और उसके अंदर कोई ऐसा verb है, for example, I need, I want, do you think that these are also intransitive? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No. Why these are not transitive? Because we need the object. And they require need object. Exactly because they need these example needs object. If you will not add object, regarding the transitive verbs, when you have a transitive verb within your sentence or within your statement, then then object the addition of the object becomes very necessary. Otherwise, the meaning will not be conveyed properly. The message is not going to be conveyed in a proper manner. So आपका जो transitive verb जब आपके पास आ जाता है, अभी तो हमने पहला sentence structure देखा subject plus verb, ठीक है? Next, now we are moving towards the next one, जिसमें आपका transitive verb होता है and transitive verbs needs an object. Otherwise, there's not going to be a clarity within your statement, ठीक है? So previously हमने देखा जब हमारे पास subject plus verb है, अगर आप उसमें कोई object add भी कर देते हैं, then it's fine because कोई necessary नहीं हो गया, कोई must नहीं हो गया, message convey हो रहा है. But when you have a transitive verb within your statement, then object is very necessary. So the second possible sentence structure is subject plus verb plus object. ठीक है? Subject plus verb plus object. और एक और बात ध्यान में रखो, ये जो आप लोगों का subject, आप लोगों का एक proper sentence structure है create करा, ठीक है? वो जो कह रहे हैं ना कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था types of sentences पढ़ाते हुए भी कि logical arrangement is very necessary. ठीक है? Sentence क्या होता है? Sentence is a group of words that can convey you the complete meaning. ठीक है? अब group of words भी हो गए हमारे पास. For example, she works on the project. ठीक. मेरी आवाज आ रही है आप लोग? Yes, ma'am. ठीक है. तो मैं बता रही थी आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो गए, ठीक है? आपको एक मीनिंग भी कन्वे हो रहा है, बट इसमें लॉजिकल अरेंजमेंट बहुत जरूरी है. पीपल हु कैन नॉट स्पीक वर्ड्स हैं, ठीक है? और उन मैसेज भी पता हो क्या करना है. जो वर्ड है उसमें लॉजिकल अरेंजमेंट नहीं होती है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है. तो ये जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, इसमें लॉजिकल अरेंजमेंट होना बहुत जरूरी है. एंड लॉजिकल अरेंजमेंट मींस टू से सब्जेक्ट प्लस वर्ब. आप वर्ब सब्जेक्ट की प्लेस में नहीं रख सकते, आप वर्ब जो है सब्जेक्ट को वर्ब की प्लेस में नहीं रख सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज थिंग्स वुड बी प्रॉब्लमेटिक. यू कैन नॉट से वर्क्स शी, ये तो आपका कोई सेंस क्रिएट नहीं हो रही ना. तो ये आपकी एक सेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है फॉर द in order to convey your message properly and neatly. ठीक है? So within this sentence structure, subject plus verb plus object,
इसमें जो आपका verb होगा, that verb will be transitive that needs an object. Hurry up, I want all of you to make one possible answer within this example. I need, I like, I want. Need, like and want, these are the transitive verbs. You will add one possible answer within these. I need, I like, I want. Hurry up. हाँ जी जोशिया. Ma'am, I need some water. I like reading. I want to become a teacher. जी बोलो. तीनों. I like. I like reading. दोबारा बोलो समझ. Ma'am, I like reading. आगे. I need some water. I want to become a teacher. I want to become a teacher. I like reading. I need a water. Okay. I need water. So these are your possible answers. Hafiza Muzammil. Yes, ma'am. Ma'am, I need a book. I want a good job. I like apple. Okay. Shazmina. I want to be a doctor. To become a doctor, I need an apple. I like to play cricket. I like to play cricket. Okay, so these are some of the possible answers which you can add within your statements. Okay, tell me if the example is I like to read. I like to read. Which one is the subject? Which one is the verb? And what about to eat? I like to eat. Tareem. Like subject. Eat. Eat verb. क्या? मेरा आवाज नहीं आ रही. मैम आपको आवाज नहीं आ रही, एक बार दोबारा रिपीट करें. I like to eat. I like to eat. Which one is a subject? Which one is a verb? And what about to eat? Subject I है. And I like to like. Hurry up. बोलो. Eat हमारे पास सब verb तो नहीं होगा. सोचो इस पे जरा दोबारा. सना सर. मैम ऑल सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है और टू रीड इंफिनिटिव है. This one is an infinitive. I like to eat. I आपका subject है, like आपका verb है, to eat आपका यहाँ पे infinitive है. But if the statement is I like food, नंबर नायाब ये क्या है? I like food. Ma'am, it's subject, verb and object. Okay. I like reading. Paika. मैम यहाँ पे like verb है, I subject है और reading यहाँ पे object है. Reading object है, दोबारा सोच लो. Yes, ma'am. Reading object है यहाँ पे. Ma'am, Gerund है. Confidently कर रही हो. Ma'am. जी मरवा. मैम आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है और जो रीडिंग है वो जेरेंड है. That is gerund here. That is gerund. ठीक है. So these are what the possible answers. So means to say you can also add within your transitive verbs. You can add objects. You can also add gerunds.
You can also add infinitive. Many possible choices. You cannot just confine yourself towards just one word. You have many choices to give further description. Okay? So in this way you will create your sentence structure, subject plus verb plus object. Is it clear to everybody? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so in this way you should know by using your common sense that which word needs an object and which word doesn't needs an object for the clarification of your message. Moving further. So up to now we have seen that subject plus verb, subject verb plus object. Moving further, then we have the third possible structure within your English language, which is subject plus verb plus object plus or two objects. मैम आवाज नहीं आ रही. रिपीट कर दें. क्या हुआ? मैम आवाज नहीं आ रही. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. अच्छा एक मिनट रुको. हाँ जी, आई वाज टॉकिंग. मेरी आवाज आई है अब आप लोगों को? यस मैम. यस मैम. इसको दोबारा कंटिन्यू करती हूँ. I was talking about the third possible structure within your English language in order to construct a sentence, that is subject plus verb. Object तो हमने देख लिया, but most of the times in most cases your object also needs another for the further clarification of your sentence. Your object also needs an other object within your means for the further clarification. For example, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. काट हो रही है. आवाज नहीं आ रही. तो भाई मैम क्लियर. अब बताओ. नो मैम, कट के आ रही है. अच्छा 2 मिनट रुक जाओ फिर. मैम अब सही आ रही थी. चलो सही है. अब बताओ. मैम अब आ रही है. सही है मैम. ठीक है. अब मैं कह रही थी आपका जो एक ऑब्जेक्ट है स्टेटमेंट में, दैट नीड्स एन अदर ऑब्जेक्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन, फॉर द फर्दर क्लैरिफिकेशन. अदरवाइज क्योंकि हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने क्रिएट करना है वो हमने अपने एक लॉजिकल अरेंजमेंट क्रिएट करनी है. ठीक है. लॉजिकल अरेंजमेंट के साथ साथ हमारा एक और पर्पस भी है जो कि एक क्लियर मैसेज कन्वे करना होता है. ठीक है. अगर आपकी लॉजिकल अरेंजमेंट नहीं है, क्लियर मैसेज नहीं है, सो हाउ योर सेंटेंस कैन बी इन अ प्रॉपर वे. So your object, most of the times your object also needs another object in order to add some further description. I was giving you an example like David bought for Alia a present. David bought for Alia a present. Who is going to explain this one? Because we have discussed the direct and the indirect object in very detail. David bought for Alia a present. Let me find my text. Bilal Hassan. बिलाल हसन. नहीं बोलोगे तो मैं एब्सेंट लगा दूंगी. ओके, यू आर एब्सेंट. इनामुल्लाह. Yes, ma'am. हाँ जी. David bought for Alia a present. Explain this example. David bought subject.
आगे and present verb and Alia are also प्रेजेंट वर्ब है यहाँ पे, दोबारा बताओ जरा। इनामुल्लाह दोबारा बोलो, yes दोबारा बोलो। David both are subject and वर्ब क्या है यहाँ पे? वर्ब क्या है यहाँ पे? present इनामुल्लाह कितने मार्क्स आए हैं बेड में? total जी टोटल 115 अगर यही हालात रहे ना तो फिर सोच लो कि ये ना हो कि ये पेपर आपको दोबारा देना पड़ जाए, आपका सब्जेक्ट फेल हो जाए। अगर यही हालात रहे क्लास के अंदर जब ध्यान नहीं दोगे तो फिर इसी किस्म के आंसर दोगे कि प्रेजेंट जो है ये आपका वर्ब है। यहाँ पे गला फाड़ फाड़ के पढ़ा के मैं थक गई और यहाँ पे तुम मुझे प्रेजेंट बता रहे हो कि ये वर्ब है यहाँ पे। रोशीन मैम जी जहाँ पर जो डेविड है वो सब्जेक्ट है, फॉर हमारे पास वर्ब है और फॉर आरिगा जो है वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो प्रेजेंट है वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एग्जैक्टली व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जवेरिया ने आमीन? जवेरिया या आमीन? जवेरिया नजीब, सॉरी जवेरिया नजीब। मैम जब ऑब्जेक्ट और वर्ब का आपस में डायरेक्ट हो ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और इनडायरेक्ट? व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? राबिया नजर वर्ब का और रिलेशन हो तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? ठीक है, व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट राबिया? For Alia is indirect object here. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है? मैम जिसका वर्ब के साथ डायरेक्ट रिलेशन ना हो। ठीक है, और एक और बात सबके सब अपने ज़हन में रखो कि जो आप लोगों के सिर्फ ये नहीं है कि मिड का पेपर हो गया, फाइनल पेपर हो जाएगा, आपका वाइवा होगा, आपके एमसीक्यू पेपर बेस्ड पेपर होगा, आपके सेशनल मार्क्स भी होते हैं। सेशनल मार्क्स सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट तक लिमिटेड नहीं होते हैं कि आपने असाइनमेंट दे दी आपके सेशन लग जाएंगे। आपकी ये जो क्लास परफॉर्मेंस है ये मैटर करती है। और मुझे एक एक बच्चे का पता है कौन कौन क्लास में अटेंटिव है, कौन कौन आंसर दे रहा है और कौन मुझे कह रहा है कि मैडम प्रेजेंट जो है ये तो वर्ब है यहाँ पे। इस तरीके से सेशनल नंबर नहीं मिलेंगे और मुझे देने में कोई पूरे फुल मार्क्स देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे सेशनल 0 देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे नंबर लेने हैं। अच्छा जी, सो इन दिस वे आपका जो थर्ड पॉसिबल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इट्स टोटली एंड कोई ये लिमिटेड नहीं है कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगा रहे हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लगा रहे हैं। For Alia of present, ठीक है, here you have पहले आपके पास indirect object आ गया, पहले आपके पास indirect object आ गया and then आपके पास direct object है। ठीक है, direct object you can easily identify कि direct object जिसका आपके वर्ब के साथ direct relation create हो रहा होगा। ठीक है, that will be your direct object। ठीक है, and adding some further description, adding some further details to your writing। अब हमने ये देख लिया कि जो पहला हमारे पास possible sentence structure है that is subject plus verb, second हमारे पास subject verb plus object, ठीक है, and thirdly हमने ये देखा हमारे पास जो subject verb and direct and indirect object plus object, this is also a possible sentence structure। ठीक है, जो एक करेक्ट पॉसिबल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्रिएट होता है।
ठीक है. Moving further, now comes some complements within the statements. Some complements, or you can say some modifying words within their statement. अभी तक समझ आ गई है कि जितने हमने 3 possible structures को discuss किया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक हो गया. अब ये है कि there are some modifying words which we can also add within our sentences or within our statements to give further clarification. What are those modifying words? You can say parts of speeches. Adjective and adverb. Adjective as well as adverb. Very good. So these are some of the modifying words, or you can say these are also the complement that provides the complements to your verb as well as the adverb जो के provide करता है, modify करता है, and जो आपका adjective है जो कि आपको subject को या आपका जो noun आपका जो subject है या जो whether it's in the form of noun or pronoun जिसको जो वो modify करता है. ठीक है. अब ये जो adjectives and adverbs हैं ये they can play a very very great role within your sentences जो कि further clarification provide करते हैं within your statements. ठीक है. For example, if a sentence is I want to buy a dress. I want to buy a dress. Who is going to explain this example by discussing each and every word? I want to buy a dress. जी किरण. Ma'am, I is subject, want is verb, to buy is infinitives, and dress is object. Is there any other thing? I want to buy. I हो गया subject. I is article. Exactly. I is an article which is giving you what message? किस चीज को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे? Unspecific. कोई भी ड्रेस हो सकता है तो unspecific है. Exactly. Unspecific. In this statement, I want to buy a dress. This is complete in its sense. ठीक है. यहाँ पे आपका I subject हो गया, want आपका verb हो गया, to buy infinitive हो गया, dress आपका यहाँ पे object हो गया, that is also a noun. ठीक है. That is also a noun. But you can add an adjective here within this statement in order to give further clarification. Who is going to add an adjective within this statement? Ji Marwa. I want to buy a beautiful dress. Here, beautiful is an adjective. Noman. I want to buy expensive dress. I want to buy an expensive dress. Good हो गया. Mari Ali. I want to buy a traditional. दोबारा बोलो. Maria. Yes, ma'am. दोबारा बोलो. मैम आवाज नहीं आ रही. दोबारा बोलो. मैं पूछ रही हूँ अपने एग्जाम्पल को दोबारा बोलो. I want to buy a traditional dress. I want to buy a traditional dress. I want to buy an expensive dress. ठीक है. तो ये आपकी कुछ possible examples हो गई. अब देखो आपने ये जहाँ पे जो adjective किया है in all these examples, I want to buy a traditional dress. I want to buy an expensive dress. I want to buy a new dress. So these are some of the possible adjectives that you can add within your statements. अब यहाँ पे हम adjective की placement को देखेंगे because here we are talking about the possible sentence structure. सबसे verb आ गया. ठीक है. To buy यहाँ पे आपका infinitive है. You can add and यहाँ पे आपका object भी आ गया. ठीक है. Infinitive भी आपके verb की example है. तो and you have also added an adjective here and आप जो adjective add करते हैं जब हम adjective की placement की बात करते हैं तो adjective आप add करते हैं before noun and after verb.
आपकी जो एडजेक्टिव की प्लेसमेंट होती है विद इन योर सेंटेंस, आप उसको नियरली पुट करते हैं नाउन के, ना बिफोर नाउन आप ऐड करते हैं अपना एडजेक्टिव एंड आफ्टर वर्ब एडजेक्टिव ऐड करते हैं, ठीक है। In this way you will create your possible sentence to give to give further details. अब जहाँ पे ट्रेडिशनल हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, न्यू हो गया, इन्होंने एक पॉसिबल सजेशंस या पॉसिबल आंसर्स प्रोवाइड किए हैं जो कि एडजेक्टिव्स प्रोवाइड किए हैं इन्होंने, ठीक है। तो हमने देखा एडजेक्टिव की जो प्लेसमेंट होती है विद इन योर स्टेटमेंट वो होती है आपकी बिफोर नाउन एंड आफ्टर। आवाज नहीं आ रही मैम। मैम आपकी आवाज कट हो रही है। लेट मी गिव यू वन। अच्छा 2 मिनट रुको। अब बताओ आवाज आई? Yes, ma'am. जी मैम। I was talking about the placement of the adverb. अब adjective की placement की समझ आई है within the statement? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Now जब हम adverb की placement की बात करते हैं within the sentence, let me give you one example. I want to buy a new dress next month. Can you identify an adverb here? New. I want to buy a new dress. New adverb है यहाँ पे। Next New month. यहाँ पे। Next month. Next month is an adverb here. यूं तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो गया ना, जो कि आपके नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। आपका नेक्स्ट मंथ जो है यहाँ पे एडवर्ब है जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। बट इन केस ऑफ एन एडवर्ब, एडजेक्टिव को तो हमने देख लिया, वी कैन प्लेस एन एडजेक्टिव बिफोर नाउन एंड आफ्टर वर्ब। के एडजेक्टिव की प्लेसमेंट आ जाती है। डू यू थिंक दैट यू कैन ऐड एन एडजेक्टिव इन द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस? इन दिस सेंटेंस I want to buy a new dress. आप क्या यहाँ पे एडजेक्टिव को फ्रंट में पुट कर सकते हैं बिगनिंग में? No, ma'am. No, ma'am. नो। No, ma'am. सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो गया। No, ma'am. स्ट्रक्चर गलत हो गया। ठीक हो गया। एंड क्या आप इसको मिडल में ऐड कर सकते हैं? I want new to buy a dress. Do you think that this is correct No, one? ma'am. No ma'am। No, ma'am. No, ma'am. लेकिन आपकी जो एडजेक्टिव की प्लेसमेंट होती है वो होती है बिफोर आपके नाउन एंड आफ्टर वर्ब। ये एक एडजेक्टिव की प्लेसमेंट है विद इन योर स्टेटमेंट। बट व्हेन यू विल टॉक अबाउट एन एडवर्ब, आई वांट टू बाय अ न्यू ड्रेस नेक्स्ट मंथ, डू यू थिंक दैट हियर नेक्स्ट मंथ वी नो दैट इट्स एन एडवर्ब? कैन वी पुट एन एडवर्ब एट अनदर प्लेस विद इन दिस स्टेटमेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How? Next month start में ले आए। Buy a dress. The start of the sentence. Exactly. Ma'am, next month Very start में ले। वेरी गुड। सो इन दिस वे आप जब नेक्स्ट मंथ को स्टार्ट में लेंगे, नेक्स्ट मंथ आई वांट टू बाय अ न्यू ड्रेस, सो इट मींस टू से we cannot add an adjective at the front, middle and the beginning. Front, middle and the end, but we can add an adjective before noun and after verb. However, in case of adverbs, we can add an adverbs in the middle, in the beginning, as well as in the end of the sentence. Means in different positions we can add an adjective, we can add an adverb. ठीक है? So means to say, important point here is that using adverbs and using adjectives doesn't change whether the sentence is complete or not. ठीक है? I want to buy a dress. This one is also complete. ठीक है? But when you will say, when you will add adjective and when you will add your adverb here, these are new words. ठीक है? ये further description है. These are optional as well. ठीक है? Optional है और if you will add these, तो ये आपकी statement को further clarification provide कर देते हैं.
but these are optional. But if the sentence is I want to buy a dress, this is also complete. ठीक है, ये भी complete आपको idea provide कर रहा है. तो आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब्स यूज करना, ऐड करना, कोई आपकी स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर देता, कोई इनकम्प्लीट नहीं कर रहा. ठीक है. डू यू थिंक दैट आई वांट टू बाय अ न्यू ड्रेस, आप इसमें से न्यू निकाल दें तो आपके स्ट्रक्चर को कोई इफेक्ट हो रहा है? No, ma'am. No, ma'am. नहीं हो रहा. आई वांट टू बाय अ ड्रेस, आपने जब इसमें नेक्स्ट मंथ ऐड नहीं किया, नेक्स्ट मंथ काट दें, तो डू यू थिंक दैट स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर को कोई इफेक्ट हो रहा है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ठीक हो गया. तो जब आप एडजेक्टिव एंड एडवर्ब स्टेटमेंट को, आवाज नहीं आ रही मैम. अच्छा 2 मिनट रुक जाओ. अब बताओ, आई? जी मैम. Yes, ma'am. आ रही है. Ma'am. ठीक है. तो ये 1 मिनट रुक जाओ अभी. तो मैं ये कह रही थी कि आपकी स्टेटमेंट को डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देते हैं, बट अगर आप इनको ये आपके लिए ऑप्शनल भी होते हैं. बट मूविंग फर्दर, ये तो मैंने आपको बताया कि जब आप सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बिटवीन में आप ऐड करते हैं अपने एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव. However, in most of the cases, adjectives and adverbs can play a very, very great role within the sentences if you will not add an object. ठीक है. This is the next possible sentence structure. This is the fifth one. Fifth can you? This is the fourth one. पहले हमने देखा subject plus verb, subject, verb plus object. Third one is subject plus verb plus object plus object. ठीक है, direct and indirect. The fourth one is, as I have told you, that an adverb and an adjective, by adding simply an adjective within the statement and by adding simply an adjective instead of an object, that can also play a very, very great role within your statements. Okay? So in this way, I hope you are able to make simple sentences. But let me talk about these complements, that subject, adverbs and the adjective, how they can play a great role instead of an object. अब जो next possible आपका sentence structure है वो बनता है आपका subject plus verb plus complement. Complement means to say adjective. Subject plus verb plus object. If the statement is she is beautiful, she is beautiful. Who is going to explain this example? She is beautiful. Numan Iqbal. जी मैम. शी इज ब्यूटीफुल. सब्जेक्टिव है और सब्जेक्ट है और जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो इधर है ब्यूटीफुल, क्योंकि वो ना सब्जेक्ट के साथ रिलेशन क्रिएट कर रहा है सब्जेक्ट के साथ. शी इज ब्यूटीफुल. What about exact? What about is? Is क्या है यहाँ पे? लिंकिंग वर्ब है. लिंकिंग वर्ब वो ना रिलेट कर रहे हैं दोनों के. Exactly. Link is यहाँ पे आपका linking verb है. She is beautiful. She यहाँ पे आपका subject है जो कि pronoun है. Is यहाँ पे आपका linking verb है. And do you think that आपका यहाँ पे object तो नहीं है? और क्या object है आपके पास? Object नहीं है आपके पास. But still adding an adjective at the end of the sentence, she is beautiful, this is also giving you the complete sense. This is also giving you the complete meaning. She is beautiful. So means to say this sentence structure is correct. Subject plus verb plus adjective. Okay, this is also a complete sentence structure. This is also a complete sentence structure. Let me give you one more example and then you will tell me. This piano is heavy. This piano is heavy. Who is going to explain this? Mohammad Awais. Hanji Awais. This piano is heavy. This piano में subject हो गया और इस linking verb and heavy complement में आगे सी adjective है. So इनमें आपका एक possible sentence structure create होता है. Subject complement के आपका adjective है. ठीक है? जी मैम.
फर्दर आपका जो फिफ्थ पॉसिबल सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें आप एडवर्बियल्स ऐड करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि आपका जो एडवर्ब है वो आपने कहाँ पुट करना है, अगर आपकी स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बट आप सिंपली एक ऑब्जेक्ट के बगैर भी अपना एक स्टेटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपका जो एडजेक्टिव है वो आपके सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। When you will talk about the adverbs, the adverbials का केस थोड़ा डिफरेंट है। एडवर्ब्स है, जैसे मैंने आपको बताया, you can add, tell me what adverbial। मैम आवाज नहीं आ रही, मैम आवाज नहीं आ रही। अब आई आवाज? यस मैम। जी मैम आ रही है। यस मैम। जी ठीक है, अच्छा बताओ एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्बियल्स क्या होते हैं? That modifies a verb. Yes. That modifies the verbs. Can you say that these are also in the form of group of words? Yes ma'am. Yes ये भी मैम। हो सकते हैं। Yes मैम। Exactly. आप अपनी स्टेटमेंट में ऐड करके अपना जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल्स, ठीक है। इट डजंट मीन कि आपका जो स्टेटमेंट है उसमें ऑब्जेक्ट होना मस्ट, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब जो एडवर्बियल है, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल इन द बुक एज वेल। इट इज ऑन माय फुट इज, explain this example। मैम रिपीट कीजिएगा। मैं रिपीट कर देती हूँ और हैंड रेज करके आप आंसर देंगे सर। इट इज ऑन माय फुट। इट इज ऑन माय फुट। किरण? Ma'am, it is subject, is a verb, on is adverb of place, and my is possessive adjective. It is on my foot. This is a prepositional phrase on my foot, and your adverbial can also be a prepositional phrase, ठीक है। So in this way ये हमने 5 possible sentence structures देखे, जिसमें आपका सबसे पहले subject plus verb जो आपका intransitive होगा, that will give you the complete meaning। Second one is subject plus verb plus object, जिसमें आपके पास जो verb है वो transitive होगा because that needs an answer। Further, subject plus verb plus object direct and indirect, because most of the cases your object needs another object for the further clarification of the sentence। and फिर हमने पॉइंट्स में ये देखा विद इन दिस स्टेटमेंट के मोस्ट ऑफ द केसेस आपके एडजेक्टिव्स आप ऐड करते हैं और जो एडवर्ब्स ऐड करते हैं वो आपके स्टेटमेंट को फर्दर क्लैरिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज इन ऑर्डर टू गिव फर्दर डिटेल्स। लेकिन अगर आप इनको ऐड नहीं भी करते हैं तो आपके को कोई अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। थर्ड हमने देखा कि इंस्टेड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद इन द स्टेटमेंट्स यू कैन ऑल्सो ऐड subject plus verb plus complement। Complement means to say when we'll talk about the adjective, ठीक है। and in some cases you can also add subject plus verb plus adverbials। Is it clear to everybody? Yes ma'am. Yes ma'am। Yes ma'am। Yes ma'am। उसके अलावा ये का जो बिल्कुल स्टार्ट में टॉपिक दिया गया है सेंटेंस स्ट्रक्चर का, उसको रीड आउट करना, वो ब्रीफली है, और उसके साथ साथ उसके नेक्स्ट पेज के ऊपर एक्सरसाइज दी गई। एक्सरसाइज आप लोगों ने कंप्लीट कर असाइनमेंट सेंड करनी है, और असाइनमेंट जो मैंने आप लोगों को दूसरी दी है, जो आपने सेंटेंसेस के टाइप्स के 2 पॉसिबल जो आपने एग्जांपल है वो क्रिएट करनी है, और वो आंसर्स एज एन असाइनमेंट आपने फॉरवर्ड करने हैं। समझ आ गई सबको? मैम एक्सरसाइज को दोबारा कराइए। मैम रिपीट कर दें। देती हूँ आपके
आपको जो बुक प्रोवाइड की गई है ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर, उसके बिल्कुल स्टार्ट में टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर का, ठीक है। उसकी डिटेल्स भी वहां से आप लोगों ने पढ़ लेनी है, और उसके बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे ग्रामर एक्सरसाइज दी गई है सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो आपने कंप्लीट करके एज एन असाइनमेंट फॉरवर्ड करनी है। ओके मैम। बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे ओके मैम। और उसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी कहा है कि आप लोगों ने जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने आप लोगों तो आप आवाज आएगी ना, पहले कैसे आएगी? जी ठीक है, तो आपने वो एग्जांपल्स भी लिख के एक उनके सबकी आपने वो फॉरवर्ड करनी है एज एन असाइनमेंट। जी किरण क्या कह रही थी? मैम जो आपने एग्जाम्पल दिए थे, आई वांट टू बाय अ ड्रेस, लेकिन है ना आर्टिकल है जो कि आगे मॉडिफाई कर। हाँ जी किरण। तो फिर उसमें और एडजेक्टिव की फिर नहीं जरूरत होगी, क्योंकि वो तो पहले ही एक एडजेक्टिव है नहीं आर्टिकल। एग्जैक्टली लेकिन अगर आप उसके अंदर ऐड कर रही हैं फर्दर डिस्क्रिप्शन, आई वांट टू बाय आ ड्रेस, आ ड्रेस आपके आपको एक कोई भी ड्रेस लेना चाह रही है, अनस्पेसिफिक है, कोई आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये है कि आपने कोई ड्रेस बाय करना है। लेकिन अब अगर आप इसमें ऑप्शन दे रही हैं वांट टू बाय अ न्यू ड्रेस, न्यू जहाँ पे फर्दर डिस्क्रिप्शन दे रहा है, आर्टिकल तो ये मैसेज दे रहा है ना कि आप कोई अनस्पेसिफिक कोई भी एक ड्रेस ले रही है, न्यू यहाँ पे आपको फर्दर डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि आपने को न्यू लेना है। You don't want to get an old one or any other thing. I want to buy our traditional. You want means to say our traditional dress. कोई भी मतलब कोई भी traditional dress आप लेना चाह रही हैं मैम ठीक है। मैम वो जो इंपरेटिव सेंटेंस था उसमें था कि ना ये कोई बात भी पूछने के लिए इस्तेमाल होती है, इट इज आल्सो यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, तो फिर मैम उसकी एग्जांपल दे दें, वो भी इंटरोगेटिव की तरह होगा। दोबारा मुझे समझ नहीं आई है आपकी क्या? मैम इंपरेटिव सेंटेंस में लिखा हुआ है इट इज आल्सो यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, तो मैम फिर वो होगा इंटरोगेटिव की शेप में, उसकी कोई एग्जांपल तो दे दें। और ये कहाँ पढ़ा है कि आपका जो मैम जो आपने नोट सेंड किए थे उसका आपने नोट सेंड किए थे उनमें था इट इज आल्सो यूज्ड। मैम वो इस दोबारा देख लेती हूँ, मैं उसको दोबारा देख लेती हूँ। हाँ जी मैम वो इस सेंस में है कि आपको रिक्वेस्ट करें कैन यू प्लीज कम विद मी, तो वो रिक्वेस्ट के तौर पे आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो इसमें वो इम्पेरेटिव आता है। हाँ हाँ वो तो इम्पेरेटिव की सेंस हो रही है। आप किसी से क्वेश्चन जब पूछते हैं, आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इंटेरोगेशन इंटेरोगेट एक बार इंटेरोगेशन का मतलब है कि आप किसी से इन्वेस्टिगेशन जब कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई एवेल्युएशन कर रहे हैं, जैसे मैंने फिर बताया था पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो इंटेरोगेशन करते हैं, इंटेरोगेशन में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। बट अब क्वेश्चन आप लोगों को जब पेपर के अंदर दिया जाता है वो आंसर नीड करता है, ठीक है। आपने जो एग्जांपल दिया है वो दोबारा बोलो इम्पेरेटिव में। कैन यू प्लीज कम विद मी, कैन यू प्लीज कम विद मी। अब ये क्या है, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट की सेंस में है, ठीक है। ये आपसे कोई आंसर स्टोरी है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। नो मैम नहीं आ रही आवाज। ओ मैम क्लियर नहीं है। अच्छा 2 मिनट रुको, आ जाती है 2 आ जाती। अब बताओ आइए। जी मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब ये आपको कैन प्लीज कम विद मी, अब ये यहाँ पे इम्पेरेटिव है जो कि रिक्वेस्ट हो रही है, ठीक है। जहाँ पे कोई ऐसी एवेल्युएशन नहीं हो रही, यहाँ पे तो इंटेरोगेशन हो रही है, ठीक है। ये नहीं है, लेकिन जो इंटेरोगेशन होती है व्हाट इज योर, यहाँ पे अब एक आंसर रिक्वायर्ड है, एक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। समझ
ठीक है, ओके, सो सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। और जो असाइनमेंट है उसको फॉरवर्ड करनी है। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह दे वाले जी बोलो।